Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं शामिल और हमसे पूछ सकते हैं सवाल। अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ सवाल आमंत्रित है। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ बाजार विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम शरद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi says center and state should work together, stresses on making cooperative federalism more meaningful. Benchmark indices logged losses of more than 1% in the business week ended yesterday, and Sensex closes below 51,000 mark, Nifty ends below 15,000 level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। कल समाप्त हुए कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार में हुई 1% की गिरावट और सेंसेक्स 51,000 के स्तर से नीचे आया, निफ्टी 15,000 के स्तर से नीचे फिसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक में अपने प्रारंभिक संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय नहीं गंवाना चाहता। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है, जिससे राष्ट्र के मूड का पता चलता है। उन्होंने कहा इसमें युवाओं ने प्रमुख भूमिका अदा की है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र भी बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है। इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से ग्रामीण और शहरी भारत में 2,40,00,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा इससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाना चाहिए और अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में कृषि और पशुपालन से लेकर मछली उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप कोरोना के दौरान भी देश की कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य और हर जिले की अपनी विशेष क्षमता है।
प्रधानमंत्री ने कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने के लिए इनके भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि मुनाफा बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत खाद्य उत्पादों की तुलना में संसाधित खाद्य वस्तुओं के निर्यात की आवश्यकता है। शासी परिषद अंतरक्षेत्रीय, अंतर्विभागीय और संघीय मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल शामिल हैं। We have our first caller online with us from Gautam Budh Nagar, Narayan Hari. We welcome you. Please go ahead and ask your question. सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं गौतम बुद्ध नगर रलहेरा गांव सवाल पूछे अपना जी। जी, सवाल मेरा है सर, ये सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ अकाउंट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, और ब्याज रेट इस पे मैं देखता हूँ कभी अप डाउन होते रहते हैं। जो पहले कभी 12% हुआ करता था, बिल्कुल डाउन हो गया है, तो क्या इससे भी नीचे जाएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखिए नारायण जी, ब्याज की दरें तो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। जैसे आर्थिक हालात होते हैं, ब्याज की दरें उस हिसाब से होती हैं। अगर आप इसको समझ पाएं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो इन्फ्लेशन का रेट जिस प्रकार चलता है, उसी के अनुसार अगर इन्फ्लेशन कम रहती है तो आरबीआई ब्याज की दरें कम करता जाता है। और देश जो विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ता है, तो आपने देखा होगा विकसित देश हैं, जो पश्चिमी देश है, वहां पर कुछ एक देशों में आपको हैरानी होगी सुन के कि आपको अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना हो तो उल्टा ब्याज देना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है। तो ब्याज की दरें, जी हाँ आपने ठीक कहा, अगर हम लंबी अवधि में देखें तो ब्याज की दरें और इससे नीचे जा सकती हैं। सुकन्या समृद्धि में आज भी ब्याज की दर 8.8% के करीब है। अगर आप कंपाउंडेड ले, थोड़ी फालतू भी बन जाती है। इसी प्रकार अगर आप पीपीएफ का आपने जिक्र किया, तो पीपीएफ में भी जो ब्याज की दर है वो 7 और 8 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है अभी, और पर कंपाउंडेड अगर आप करें तो वो आपको 8% के आसपास मिल जाता है। मुझे लगता है आजकल के हालात को देखते हुए नारायण जी, ये ब्याज की दर बुरी नहीं है। अगर आप बाकी के जो बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स देखें या बाकी की दरें देखें तो उसके मुकाबले ये फिर भी अच्छी है। तो जी हाँ, आपका अंदेशा ठीक है, आगे लंबी अवधि में और नीचे भी जा सकती है, पर फिलहाल अभी इस स्तर पर रुकी हुई। आइए चलें कोलकाता से हमारे साथ हैं समर चौधरी। समर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, I got one question that got two part. I have this SWP registration. Okay, now this registration normal SWP, that is SBI Equity Hybrid Fund, regular growth, and the second is normal SWP, SBI Corp Bond Fund, regular growth. How is this year policy? This year, will it give it return any? Well, normally, Mr. Samar, we take up the questions on mutual funds on the Sunday, but since you have asked both the funds you have referred to, they seem to be doing fine. And I think, how long have you invested in? How long have you been in the funds? He is not online, Sharad, at the moment. Okay. I think we would prefer to answer for mutual funds specifically. I think you take up on Sundays. Am I right, Rajesh? Yes, absolutely. So, but both these funds, for his knowledge, I can tell you that both these funds are doing fine. And because I need to know how long has he been invested? Has he recently entered, or has he been there for the past? But for now, the funds are doing fine. He can stay invested. For more details, maybe request you to dial in tomorrow when we have the mutual funds special. Ashish from Kolkata joins us now. Ashish, we welcome you. Hello. Ashish, please lower the volume. Ashish, please lower the volume of your radio set. Okay. I just recording. I just listening. Hello. It's a humble request to all our listeners to please lower the volume of your radio sets when you call in. Yes, Ashish, please go ahead. Ashish, please go ahead. I have got one mutual fund, or a hybrid mutual fund, State Bank. And hello. हम अपने सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आप म्यूचुअल फंड से संबंधित सवाल हमसे रविवार के दिन पूछा कीजिए। आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़े सवालों को आमंत्रित करते हैं। यदि म्यूचुअल फंड से ही संबंधित आपको सवाल पूछना है तो हमारे कल के इसी कार्यक्रम में हमसे सवाल पूछें।
आमंत्रित करते हैं अब दिल्ली से जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछें। Good evening to the entire team. My question to the expert is that what is your view on our bull market which is going on? Will it end by end of December or will it go for 2-3 years? And second question is, can we adjust our short-term capital gain against the long-term capital loss? Thank you. Okay. So answering your first question, Mr. Jitendra, well, that is a billion-dollar question, that when will the bull run? I think nobody on earth can have a very precise answer to your question. But yes, on the basis of analysis, the market has come a long way from March to now. It has almost doubled if we are talking on Nifty terms. So therefore, I think a correction is obvious. You keep seeing corrections. Last week also we saw that market fell down. So, but long-term trend as far as India is concerned, India is an emerging economy. India's fundamentals are strong. India has been amongst the best to fight COVID also. So I think India's fundamental, the India story is very strong. Therefore, long-term fundamentals of India are good. So therefore, in a longer term, I feel yes, bullish trend will continue. But in the interim, you have to be careful. You have to be cautious, because you will keep seeing these corrections, and you should not take any chances. And you must keep booking profits as and when you get a chance. Your second question was whether the short-term capital gain can be offset against long-term capital loss. The answer to that is no. You cannot offset short-term capital gain against long-term capital loss. Ratnakar from Mumbai joins us. Ratnakar, we welcome you. Hello. Ratnakar, please go ahead and ask your question. हाँ, मेरा सवाल है कि ये जो पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ते ही जा रहे, कुछ कम आने का ये नहीं, कॉमन पीपल एंड सभी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। तो गवर्नमेंट नहीं तो ये कंपनीज उसमें इंटरफियर करके पेट्रोल डीजल का प्राइस में क्यों नहीं ये कर रहे हैं, कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक सवाल है। और दूसरा, मार्केट अभी 51,000 भी पार कर दिया, तो अब ये निचले स्तर पर आने की आशंका कितनी है और उसमें कितना अभी बदलाव हो सकता है, कम हो सकता है? रत्नाकर जी, आपने जो पहला सवाल पूछा है पेट्रोल और डीजल का, आपको हम बता दें आजकल बहुत चर्चा में है ये, और पेट्रोल की डीजल की प्राइसेस। देखिए, जब कोविड हुआ तो सरकार का राजस्व गिर गया था, तो सरकार को उस पे जो एक्साइज और जो राज्य सरकारें उस पे वैट लगाती हैं, वो इस समय इस प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा हम ये भी ना भूलें कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो इस समय $60 पार कर चुकी हैं, $62-63 ब्रेंट क्रूड का प्राइस है। तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इसको अलाइन करती हैं इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के साथ, तो उसके प्राइस बढ़ने की वजह से कुछ बढ़ रहा है, कुछ जो है आपको मैंने बताया कि सेंट्रल एक्साइज और वैट, क्योंकि सरकार के पास हमारी जो विकास की परियोजनाएं चल रही हैं इतनी सारी देश में, उसके लिए धन चाहिए, तो सरकार इस धन को पेट्रोल और डीजल के माध्यम से सरकार को सहायता मिलती है। जो लोग दे सकते हैं सरकार, क्योंकि इनकम टैक्स की कलेक्शन भी नहीं हुई तो सरकार के पास, पर मुझे उम्मीद है कि जब ये बहुत ज्यादा चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको राज्य सरकारें वैट या केंद्र सरकार एक्साइज को एडजस्ट करती दिखेगी, जैसा कि अभी हमने जब कृषि सेस लगा था तो सरकार ने उसका एडजस्टमेंट किया था। दूसरा आपका सवाल है कि मार्केट 51,000 जा चुका, अभी आपसे पिछले श्रोता ने भी हमसे यही सवाल पूछा था, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मार्केट का बॉटम कहाँ है और मार्केट का टॉप कहाँ है, ये दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बता दे, पर फिर भी एनालिसिस के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से मार्केट बिल्कुल डबल करीब हो चुका है। अगर निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, 51,000 पार हो चुका है। लंबी अवधि में भारत की जो कहानी है, भारत की जो स्टोरी है वो बहुत बुलिश है, बहुत अच्छी है, भारत के फंडामेंटल स्ट्रांग है। मार्केट मुझे लग रहा है लंबी अवधि में विदेशी निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ बना रहेगा और लंबी अवधि में पैसे आते रहेंगे, पर शॉर्ट टर्म में, छोटी अवधि की अगर हम बात करें, आपको ये टाइम टू टाइम करेक्शंस इसमें दिखाई देते रहेंगे, जहां पर मार्केट 10, 15, 20% नीचे जाता रहेगा। तो हमारी आपको सलाह ये है कि आप किसी सलाहकार की मदद से एक तो पहली बात निवेश करें, दूसरा जब मार्केट डिप ले, जब नीचे आए, उस समय आप अच्छी कंपनियों में निवेश के मौके ढूंढें। आइए आगे बढ़ें, आमंत्रित करते हैं दिल्ली से सतीश कुमार जी को। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। जी नमस्कार जी।
जी नमस्कार। सर जी, जैसे ये बात कही जाती है कि भारत जो है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम सर्च करते हैं कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड किस देश से है तो वो यूएस और यूरोपियन कंट्री का आता है। भारत का नाम ना बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। तो सर ये इतना ज्यादा इंपोर्ट करने के बाद भी वो गोल्ड कहाँ चला जाता है कि भारत का नंबर इतना नीचे चला जाता है। और एक सवाल और है कि आजकल ना एक एडवर्टाइज आती है कि भाई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, यहाँ पे ना जो गरीब लोग हैं, आम आदमी को ना 90% के डिस्काउंट पे मेडिसिन मिलेगी। लेकिन मैं करीबन ना 50 जन औषधि केंद्र पे गया हूँ कि भाई आपके पास जेनेरिक दवाई 90% वाली कौन सी है, तो उनका कहना है ये 90% डिस्काउंट ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। जेनेरिक हो या पेटेंट हो, वो सिर्फ ना तो डॉक्टर को 90% के डिस्काउंट पे मिलेगी, आम आदमी पे नहीं मिलेगी। तो सर ये बताइए कि ऐसी झूठी एडवर्टाइज करने से क्या फायदा जो इससे गरीब को सिर्फ बेवकूफी। संतोष जी, हमारी जो कह लें हमारा विषय है उस पर हमारे सभी श्रोता केंद्रित रहेंगे तो हमें सुविधा होगी। बहुत सारे विज्ञापन या बहुत सारी जानकारियां जो आपके पास पहुंचती हैं वो हमारे विषय क्षेत्र से बाहर की हुआ करती हैं, उन पर हम टिप्पणी नहीं करते। शरद जी, मनोज, फिर भी मैं इनको ब्रॉड आइडिया दे देता हूं। इनका पहला जो गोल्ड इंपोर्ट का सवाल था जी, गोल्ड इंपोर्ट देखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से है जहां पर गोल्ड का कंजम्पशन है। यहाँ पर हमको पता है भारत में शादियों में, ब्याहों में, वैसे भी घरों में गृहणियां गोल्ड का यहाँ पर बहुत प्रचलन है। तो ये बात सच है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर्स में से एक मार्केट है। आप पूछना चाह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप में क्या आता है। देखिए, अमेरिका में जो ट्रेडिंग होती है गोल्ड की, वो जो बेस ट्रेडिंग होती है अमेरिका में होती है, इसमें कोई दौरा नहीं। मतलब गोल्ड की जो प्राइस सेट की जाती है अमेरिका में, जो कमोडिटी एक्सचेंज है, वहां से वो प्राइस बेस बनती है। भारत में जो प्राइस में फ्लक्चुएशन देखते हैं आप, वो यहाँ पे लोकल डिमांड के ऊपर और नीचे घटने से होती है। परंतु भारत आज भी गोल्ड का, इसीलिए भारत में गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गोल्ड भारत में पैदा उतना नहीं होता है। आपने दूसरा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का पूछा, मुझे लग रहा है आपको थोड़ी सी इसमें गलती लग रही है क्योंकि जो जेनेरिक दवाइयां 90% के ऊपर है, मुझे इसकी जानकारी है। हो सकता है कि जिन केंद्रों पे आप गए हो उस समय वहां पर ये दवाई उपलब्ध नहीं है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सभी दवाइयां अपनी कीमत से 90% कम पे उपलब्ध नहीं है। अलग अलग जहां सरकार जितना उसको सब्सिडाइज कर सकती है उतना करती है। तो मुझे लग रहा है आप वहां के जो केंद्र के इंचार्ज हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप गए हैं, आप उनसे संपर्क करिए। जो दवा आपको चाहिए आप उसका नाम बताइए और मुझे पूरी उम्मीद है वो आपको, अब अगर बहुत जरूरी नहीं है तो 2-3 दिन में आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे देंगे। पर कौन सी दवाई है ये तो जब तक दवा का नाम नहीं पता लगेगा, कौन सी नहीं मिल रही है, केंद्र कौन सा है, तो इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर ऐसा नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जिस स्पिरिट में बनाए गए हैं, सरकार उनको उसी स्पिरिट में चला रही है। कहीं कहीं कभी आउट ऑफ स्टॉक सामान हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि स्कीम ठीक नहीं चल रही। We welcome Rajan Chawla from Gurgaon with us now. Rajan, please ask your question. Yeah, good evening to the entire Market Mantra team. Good evening. May we request you to please lower the volume of your radio set. Thank you so much. Yeah. Because we can't hear you clearly if you keep the volume high. No, my volume is already very low, sir. Radio volume is already low. Okay, please go ahead and ask your question. My question to the expert is that since the market right now has already crossed 51,000, now are there any sectors in the market which are still undervalued? My specific reference is to the PSU banks. Okay, yes, Rajan, that's a very relevant question. Yes, you are right that the market has already, touched its peak of the recent times, and in fact, it was all-time peak, shall I say? Yes, PSU banks are highly undervalued. We have seen if you have seen the recent week, all the PSU banks which are listed, in fact, they were booming because of the news which came in that news came from Reuters, in fact, that the government may privatize 4 out of those PSU banks. Yes, you are right. PSU bank book values are very attractive. They have been, I would say they have been sort of ignored by the investors until now. And suddenly now everybody has noticed when everything else is overvalued, these PSU banks still are, in fact, not just PSU banks, even a lot of public sector enterprises are undervalued. So yes, there are extremely attractive bargain picks in PSU banks, but I would suggest you that do not just jump into, because sometimes the prices suddenly move up. They were hitting upper circuit last week. So do not just jump blindly. I would suggest you to consult an expert, do proper research, and then put your money. And when you put your money,
please stay invested for a longer time, because sometimes people get impatient. In the short time, they feel that the price they have invested has gone down. So they feel cheated, they feel lost, they feel they've entered at the wrong time. So I would suggest consult an expert and then get your picks. From Kolkata, we are joined in by Ravish Shah. We welcome you. Please ask your question. सर नमस्कार. नमस्कार. सवाल पूछें. LIC में सीनियर सिटीजन का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना % सेफ है सर, डिटेल्स में बताइए. नमस्कार. आप मेरे ख्याल, मुझे जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की बात कर रहे हैं. अगर मैं PMVVY जिसको कहते हैं, उसमें जो ब्याज की दर है, आपको पेंशन मिलता है. ब्याज की एवरेज दर जो आजकल चल रही है वो करीब कंपाउंडेड बेसिस पे 7.66% के करीब आ रही है. हालांकि उसका कमिटमेंट सरकार का 1 या 2 साल का रहता है. आपको 1-2 साल के अंदर सरकार अपने पास ये राइट रखती है कि वो उसका ब्याज की दर नीचे को रिवाइज कर सकती है. तो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है उसमें 7.66% उसका ब्याज दर आजकल की चल रही है कंपाउंडेड बेसिस. He also wanted to know how much can he invest there. देखिए उसमें द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द पेंशन, द मैक्सिमम परचेज प्राइस इज 15 लाख. सो देयर इज अ कैप ऑन दैट यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 15 लाख. सो प्लीज मेक नोट, 15 लाख उसकी लिमिट है और उसमें 7.66% की ब्याज की दर है. उसमें आप पेंशन ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, एनुअल भी ले सकते हैं. उसमें अलग अलग स्कीम्स हैं और मैक्सिमम पेंशन की सीमा भी आप कहें तो मैं बता देता हूं, मंथली में 9,250 है, क्वार्टरली में 27,750 है, हाफ ईयरली में 55,500 है और एनुअल में 1,11,000 पेंशन आप ले सकते हैं. From Bhopal, we are joined in by Shankar. We welcome you, Shankar. Sir, my question is about NPA. Yeah. There was a huge problem of NPA and government and everyone was struggling about a year ago, and now the NPA seems to be not an issue. It's turning out to be. And will the bank formation solve the NPA problem altogether? And third question in the same context is it right in America there is no government bank? There is no, all the banks are private. What is why is the government of India running private banks, the government banks? Thank you. See, Shankar, answering your first question first, the NPA problem, first of all, has not gone completely. Where India suffered from a perennial NPA problem for decades now, and the government tried its best to set the situation right. Recapitalization of the banks have been done. In the recent budget, we saw an asset reconstruction company being proposed, which is in slang we call it as bad bank, where NPAs of all the banks will be transferred, and this company will specialize in recoveries from these non-performing assets. But that does not mean that in future there is never going to be an NPA. But having said that, I still emphasize on the fact that going forward, you will find lesser NPAs because the norms of lending have been made more stringent, and loans are now not being given recklessly. They are being given very carefully after assessing the credentials of the borrower. Your second question is, America doesn't have a government bank. Yes, America is a pure 100% market-driven economy. See, in India, when you have public sector banks, we had the bank nationalization was done way back in the 20th century. And, from that time, the nationalized banks have been carrying on. But as we move forward, as we move towards a full market-driven economy, the government is already moving to privatization of these banks. First of all, there is nothing wrong in government running public sector banks, notwithstanding the fact that some of them are running in losses because of NPAs, but otherwise there's no harm. Don't you feel more secure when you make your deposit in a public sector bank as compared to a private bank? There is no doubt that these public sector banks people have more confidence in. But having said that, the government is moving towards privatization, and you will see in the next few years more and more banks becoming private. And let's not compare ourselves with America, Shankarji, because America is a $22 trillion economy. We are still a $3 trillion economy. The composition of our population and American population is totally different. We are both democracies. That's the only common aspect. But otherwise, I don't think we should compare ourselves with the American economy. We'll move on to our next important story and maybe request Ashok Kumar from Modi Nagar to stay with us. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the union budget goes beyond $5 trillion economy. Speaking at a function in Chennai, the minister said the OPEC has to decide on the prices of petrol and diesel around the world, and that the price of fuel is a global issue. She also said central and the states need to discuss
on uniform rationalization of GST. घरेलू शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन कल घाटे के साथ बंद हुए। हाल की रैली के बाद पूरे सप्ताह मुनाफा वसूली मुख्य रूप से देखने को मिली। हालांकि चुनिंदा कंपनियों के शेयरों की खरीदारी भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी कमजोरी का संकेत मिलता रहा। इसके अलावा स्थानीय और वैश्विक बॉन्ड बाजार में मजबूती से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। सेंसेक्स 51,000 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ। निफ्टी भी 15,000 से नीचे आ गया। हालांकि विस्तृत बाजार पर ध्यान दें तो निवेशकों की अभिरुचि छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में बनी रही और साप्ताहिक आधार पर बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स लाभ में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स साप्ताहिक आधार पर 655 अंक यानी 1.27% घटकर 50,890 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 182 अंक यानी 1.20% कम होकर 14,982 दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.63% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.23% लाभ में रहा। The Provisional Payroll Data of Employees Provident Fund Organization published today highlights a positive trend for net subscribers base growth with addition of 12.54 lakh subscribers in the month of December 2020. The data reflects increase of 44% in net subscribers addition over the previous month of November 2020. Year-on-year comparison of payroll data shows 24% growth for December 2020, indicating return to the pre-COVID levels of subscriber growth of EPFO. Sharad, that's a good news because coming back to the pre-COVID levels of subscriber growth in EPFO means the confidence of the people is coming back. Absolutely, Rajesh. We saw that during the corona lockdown, the CMI data said that the unemployment rate had touched 30% at one point of time, and now it is back to about 7 or 8%, which is very healthy. I think EPFO is the best way, is one of the best parameters to measure white-collared employment. But I would also like to suggest here that we should have a parallel arrangement where we can also measure unemployment in the informal sector, where the formal sector parameter is there. But of course, this is a reflection of what is happening in the informal sector also, because the economy pushes all together. And Prime Minister did speak of cooperative federalism, which is the growth of states and center together. So I think togetherness seems to be the key word. But having said that, I think it's a very, very promising news, and this should be music to anybody's ears. Moving on, the U.S. stocks traded mixed and in a narrow range. The three major U.S. stocks remained steady as investors rotated out of technology-related companies. The Dow Jones Industrial Average ended flat, while the S&P 500 fell 0.2%. The Nasdaq Composite Index added marginally by 0.1%. Sharad, we would like to understand why are the investors rotating out of technology-related companies in the U.S.? Well, I think the main reason, Rajesh, for that is the bond yield, which we noticed over the last couple of weeks has shot up to 1.31%, and even as we speak today, it's about 1.28%. So I think bond yield is the culprit where the investors are a bit shaky. Then of course the unemployment numbers which came from the US of the recent month was 8.61 lakhs. So I think that we call it as jobless claims in that country. So the jobless claims going up, the bond yields going up. I think that, and the delay in the US stimulus package, although they are also now talking of the US stimulus package going up to $2.2 trillion instead of 1.9 pitched earlier. Also, one more reason, Rajesh, a lot of investment, I am told, is shifting from stock markets to the cryptocurrency. Well, we saw cryptocurrency, Bitcoin today shooting up to $57,000. So a lot of investors have moved their investment. We saw Elon Musk and some of the other institutional investors. I'm sorry, due to time constraint, I have to cut you short. Thank you so much. हम यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says centre and states should work together, stresses on making cooperative federalism more meaningful. Benchmark indices log losses of more than 1% in the business week ended yesterday, and Sensex closes below 51,000 mark. Nifty ends below 15,000 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Mantra.